Assalamu alaikum ji, this is Saad Shahid, and in this video we are going to solve a past paper जिसका पेपर कोड है 5070 and this is paper 2 variant 2 and मई जून 2022। ठीक है जी, 2022 का ये पेपर है, पेपर 2 है and we are solving variant 2. So beta, you can see few compounds here on your screen. Each compound may be used once, more than once, or not at all. State which compound is purple in color. तो बेटा जब पर्पल कलर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पर्पल कलर का कंपाउंड पूछा जा रहा है आपसे, सो रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में KMnO4 होता था. KMnO4 is oxidizing agent which oxidize others and reduce itself. This is the compound that is purple in color. So हम यहाँ पे लिख देंगे KMnO4, पोटेशियम मैंगनेट. दिस मस्ट बी द कंपाउंड. सो जब ये किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है तो ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ये पर्पल कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो रिमेंबर दिस पॉइंट, इट टर्न्स फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस. ठीक है, व्हेन इट ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस. तो इसी तरह से मैं बाकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूंगा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, और उससे रेलेवेंट अदर इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा, बट विल नॉट हैव इनफ टाइम टू राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन योर स्क्रीन. तो उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा. तो काइंडली नोट डाउन ऑल द की पॉइंट्स, वीडियो को पॉज कर लिया करें और साथ साथ नोट करते रहा करें. ठीक है, इट विल हेल्प यू आउट इन बाय सॉल्विंग टू सॉल्व द अदर पेपर्स. ओके, बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं. Which compound reacts with aqueous sodium sulfate to form white precipitate? White precipitate बन रहा है, so insoluble compounds को याद कर लें. ठीक है जी, white precipitate, insoluble compounds, insoluble salts को याद कर लें. कौन से insoluble salts होते हैं जिनमें सल्फेट हैं? तो remember this point, all sulfates are soluble in water except barium sulfate and lead sulfate. तो बेटा सोडियम सल्फेट किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे जिसमें या तो बेरियम हो या तो लेड हो. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक हियर. क्या कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेरियम हो या लेड हो? हियर वी हैव बेरियम नाइट्रेट, और लेड वाला कोई कंपाउंड नहीं है, सो देयर इज ओनली वन, बेरियम नाइट्रेट. सो इसका मतलब है बेरियम नाइट्रेट इज द रिक्वायर्ड कंपाउंड हियर, BaNO3 ट्वाइस. अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझा देता हूं. बेरियम नाइट्रेट जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट is soluble but barium sulfate is insoluble, so that's why this is called precipitation reaction. Reacts C part की तरफ मूव करते हैं जी. reacts with aqueous chlorine to give a brown solution. बेटा जी brown solution जब कहा जाए तो recall another agent. याद रखें, रिड्यूसिंग एजेंट आपने पढ़ा हुआ है, हमारे सिलेबस में है पोटेशियम आयोडाइड. रिड्यूसिंग एजेंट, व्हेन इट रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, तो ये कलरलेस से पोटेशियम आयोडाइड की बात कर रहा हूं, तो इट विल टर्न फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन. सो बेटा क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करती है कि ये ब्राउन सॉल्यूशन बना दे? सो लेट्स हैव अ लुक. यहां पे पोटेशियम आयोडाइड लिखा हुआ है. यस, दिस वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, सो दैट्स व्हाई विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन हियर, पोटेशियम आयोडाइड. जब पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड I2. सो ये ब्राउन कलर आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा व्हेन दिस रिएक्शन विल प्रोसीड. ऑलराइट, ऑल्दो पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस है, when it reacts with chlorine it form a brown solution जो कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड बनने की वजह से है. ठीक है जी, पोटेशियम क्लोराइड इज सॉल्यूबल तो उसका कलर नहीं होता, तो एक्चुअली आयोडीन की वजह से. ऑलराइट, सो डी पार्ट देखते हैं जी. इज प्रिपेयर्ड यूजिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर हुआ है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, insoluble salts. और कौन से insoluble salts आप पढ़ चुके हुए हो? all carbonates are insoluble except group 1 and ammonium. देखते हैं कोई कार्बोनेट है. yes, we have carbonate but
दिस इज ग्रुप 1 कार्बोनेट, तो इट इज सॉल्यूबल, सो इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते. ऑल सल्फेट्स आर सॉल्यूबल एक्सेप्ट silver, lead sulfate and barium sulfate. Calcium sulfate is very slightly soluble, जिसकी वजह से हम उसको consider तो करते हैं कि that is insoluble. All chlorides are soluble except silver chloride and lead chloride. तो silver chloride must be the required compound here in the option in the part D. तो यहाँ पे हम लिख देंगे silver chloride is a compound that is prepared by using precipitation reaction, क्योंकि ये insoluble salt होता है. ठीक है. Contains an anion with a charge of -3. -3 किसी anion का charge है तो it must belong from the group number 5. So group number 5 का कोई anion है या phosphate है, PO4 पर भी 3 नेगेटिव चार्ज होता है, या ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर -3 चार्ज हो सकता है. सो लेट्स हैव अ लुक हियर. इन दीज कंपाउंड्स वी हैव क्लोराइड -1, नाइट्रेट -1, आयोडाइड -1. मैं सिर्फ एनाइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है. मैंगनेट -1, SO3 2 नेगेटिव. अब ये कैसे पता चल रहा है SO3 का 2 नेगेटिव चार्ज है? SO3 का जो चार्ज है दैट इज रिटन एट द राइट बॉटम साइड ऑफ पोटेशियम. ये 2 बता रहा है कि SO3 का चार्ज होता है 2 नेगेटिव, ठीक है. नाइट्रेट इज ओनली 1 नेगेटिव, कार्बोनेट इज 2 नेगेटिव, N इज 3 नेगेटिव. ग्रुप 5 का एलिमेंट है. फॉस्फोरस या फॉस्फेट या नाइट्रोजन, they can carry 3 negative charge. So we have to select this compound here in the option E, sodium nitride, Na3N. Hope so ये concept समझ आ गया होगा. Now move towards the F part. is used to test a reducing agent. Reducing agent को test करने के लिए we have to use an oxidizing agent. Oxidizing agent कौन सा use करना होगा? देखते हैं कौन सा oxidizing agent यहाँ पे mention है. We have KMnO4, so we can select this option again. Although first option में भी आपने KMnO4 use किया है, so I am going to use this option again here. So KMnO4 is oxidizing agent that is used to test for a reducing agent. Reducing agent को test करने के लिए we have to use an oxidizing agent. All right जी. So इसके साथ हमारा question 1 complete हो जाता है. Let's move to the question number 2. You can see the table here and there are some information about the group 6 mentioned on your screen: oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So in the part A they are asking to write down the electronic configuration for sulfur. Sulfur के total कितने electrons होते हैं? Sulfur को अगर periodic table में देखोगे its atomic number is 16 and mass number is 32. ठीक है. So it means it has total 16 electrons. So there must be 2, 8 and 6. All right. So this is the electronic configuration which we have to write down here: 2, 8 and 6. Predict the density of polonium. बेटा predict करना है density को. So while moving from top to bottom, from oxygen to sulfur, we observe कि ये increase हुई है, density increase हो रही है. Again it increases, again it increases, again ये increase होएगी. कितना डिफरेंस बन रहा है? 2.1 से 4.8 पे गया, ठीक है. 4.8 से 6.3 पे गया है. 6.3 से अगेन इट विल इंक्रीज. सो ऑलमोस्ट 1.5 को मैं इंक्रीज करके लिख देता हूं, जो इसकी ऑलमोस्ट एवरेज बन रही है. 1.5 या 1.6 इसके अप्रॉक्सीमेटली आप कुछ भी लिख सकते हो. सो इफ आई राइट डाउन 7.8, सो इट मस्ट बी करेक्ट, बिकॉज मार्किंग स्कीम में भी आपको इसके लिए एक रेंज गिवन होएगी, बिकॉज दे आर आस्किंग टू प्रिडिक्ट द डेंसिटी. एग्जैक्ट डेंसिटी तो नहीं बतानी, हमने प्रिडिक्शन ही करनी है यहाँ पे. सो विल ऑब्जर्व द ट्रेंड. ट्रेंड क्या बता रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 7.8 यहाँ पे मैंने लिख दिया जी. ऑल राइट. सो दिस मस्ट बी द डेंसिटी. सी पार्ट को देखते हैं. सल्फर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 445 डिग्री सेल्सियस. प्रिडिक्ट द फिजिकल स्टेट of sulfur at 200 degrees Celsius.
बेटा सल्फर के लिए यहां पे आपके पास लिखा है मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट 113 and they have mentioned its boiling point which is 445. This is the boiling point of sulfur. So this temperature 200 डिग्री सेल्सियस जो आपको यहाँ पे गिवन है, इस पे फिजिकल स्टेट बतानी है। तो बेटा अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के दरमियान में कोई टेम्परेचर होएगा, like this temperature that lies in between these two temperatures, तो it must be liquid। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। और अगर 445 से ज्यादा टेम्परेचर यहां पे गिवन होता, फॉर एग्जांपल 450 कहा होता, फिजिकल स्टेट बताएं 450 डिग्री सेल्सियस पे, सो वी शुड राइट डाउन कि वहां पे वो गैसियस स्टेट होती। अगर 110 डिग्री सेल्सियस पे पूछा गया होता तो विल राइट डाउन कि यहां पे सॉलिड होता। सो यहां पे कितने मार्क का क्वेश्चन है? 1 मार्क है। फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड। एंड व्हाट शुड वी राइट हियर फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन? क्या लिखेंगे बेटा? बिकॉज दिस temperature 200 degrees Celsius lies in between the melting point and the boiling point, so that's why it exists in the liquid state. All right, so in the B part they are asking question related to the oxygen molecule. Oxygen is a diatomic molecule, so we are supposed to draw the dot and cross diagram for the molecule of oxygen, and they have mentioned this thing clearly कि we have to mention the outer shell electrons only। ठीक है, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करने के लिए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 1 2 3 4 5 and 6। वी नीड अनदर ऑक्सीजन एटम जिसके आउटर शेल में अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये शेयर कर लेगा, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है? O2। देयर मस्ट बी 2 ऑक्सीजन एटम्स एज वी हैव मेंशन्ड हियर। दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम इन विच वी ओनली यूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज फॉर द 1 मार्क। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई ऑक्सीजन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा इन द स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग हम मेंशन करेंगे कि ऑक्सीजन जो है इट इज having a simple molecular structure। 1 mark। simple molecular structure लिख दो या simple covalent structure लिख दो। simple molecular structure and it has a weak covalent bonding और weak intermolecular forces mention कर सकते हैं, because covalent compounds होते हैं molecules में होती है intermolecular forces, और you can mention कि it has weak covalent bonding। ठीक है, so both points are correct। दोनों में से कोई भी आप पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, so E part की तरफ मूव करते हैं, that is related to the selenium and they have mentioned कि selenium is a non-metal। deduce the formula of selenium 4 oxide। सो सेलेनियम 4 क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज सेलेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +4 एंड ऑक्साइड इज 2 नेगेटिव। वी नो कि अगर कैंसिल हो सकते हैं तो हम उनको कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, एंड देन बाय यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड वी कैन ड्राइव दिस फार्मूला CsEO2। ठीक है, 2 must be written at the right bottom side of the oxygen। ऑक्सीजन का जो 1 है that must be written at bottom side of Se। वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो SeO2 is the formula of selenium oxide। A small sample of selenium oxide is dissolved into the water and they have made the aqueous solution, और उस aqueous solution में they added 2 drops of universal indicator, और now they are asking to predict the color of the universal indicator in this solution। बेटा universal indicator के लिए याद रखो कि it will show red color in acid, red या orange color in the acidic solution, red या orange color in the acidic solution, और blue या purple color in the basic solution, blue या purple color in the basic solutions। universal indicator show करता है। all right,
So here we have selenium oxide, which is a non-metal, and remember this point कि बेटा non-metal oxides are acidic in nature. Most of the non-metal oxides are acidic. So इसलिए it will show red color लिख लें या orange लिख लें, both are considered correct. All right. So this is for the 1 mark. F part is related to the moles. Calculate the volume. Volume को calculate करना है. And 30.2 grams of oxygen. This is the mass of the oxygen given to you. Volume के लिए formula क्या use करना होता है? Volume is equals to moles multiplied by 24 because we have a gas here. Oxygen gas आपको given है. Gases के लिए moles को find out करना हो तो mole is equals to volume over 24 formula होता है. We just rearrange that formula. Volume equals to moles multiplied by 24 आ गया. So moles निकालने पड़ेंगे because they have only provided you the mass here. So mass से moles किस तरह निकाले जा सकते हैं? The first formula of the mole is mass over mr. So we'll use the same formula here. 30.2 grams divided by 32 कर दोगे, so you will get the mass, और वो mass कितना बनता है approximately? Let's calculate this thing. So it is 0.92943 94 something लिख लीजिए. 943 है, 94 ही लिख लेता हूँ. So 0.94 जो moles निकले हैं, now we have to multiply with 24. This is the volume. Multiply करेंगे, so it is giving you result approximately 22.65 decimeter cube. But read the question carefully. They have mentioned कि answer mention करें two significant figures में. So significant figures यहाँ पे तो हैं 4. तो two significant figures में अगर हम इस आंसर को कन्वर्ट करते हैं तो we'll get 23 decimeter cube. This is what we have to mention here. Otherwise 1 mark आपका deduct हो जाएगा. All right. Let's move to the next question now. Question number 3 है. The diagram shows some reaction of butanoic acid. Acid के reactions को यहाँ पे recall कर लें तो when acid reacts with a metal के साथ जब react करते हैं it forms salt plus hydrogen gas. So ये gas जो है it must be hydrogen. When acid reacts with the carbonates it form a salt plus carbon dioxide plus H2O water बनता है. When acid reacts with the ethanol तो बेटा ethanol से react करके they will form water and ester plus ester बन जाएगा. So let me explain these chemical reactions first. बेटा जी esters का नेम होता है alkyl alkanoate. alkyl alkanoate. Why I am using this term alkyl alkanoate? ये जो alkyl name है ना, this is coming from the alcohols, और ये जो alkanoate होगा we will use this name from the carboxylic acids. तो अगर ethanol और butanoic acid combine होंगे तो obviously it will form ethyl, क्योंकि ethanol था ethyl बनेगा वहां से, और butanoic acid से will form butanoate. ethyl butanoate will form. All right, this must be the ester. ठीक है. और कौन सा सॉल्ट बनेगा? लेट्स हैव अ लुक हियर. अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ तो बेटा याद रखें कोई भी एसिड होता है उसका सॉल्ट किस तरह से बनता है? जस्ट हाइड्रोजन को मेटल के साथ रिप्लेस कर दो. एसिड में हाइड्रोजन जो लास्ट वाला होता है COOH का, दैट इज गोइंग टू रिप्लेस विद द मेटल. मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम मौजूद है उसके साथ रिप्लेस हो जाए. मैग्नीशियम मेटल में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से रिप्लेस करवा दें. सो इन दिस वे यू विल गेट द सॉल्ट. तो सॉल्ट जब बनाओगे तो CH3 CH2 CH2
C डबल बॉन्ड O तो वैसे ही रहा, आगे O भी वैसे ही है. आफ्टर दैट यू विल मेंशन द मैग्नीशियम. लेकिन मैग्नीशियम का चार्ज होता है 2 बिकॉज इट बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 2. सो दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू राइट डाउन 2 हियर. ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखना जरूरी है टू कंप्लीट द फॉर्मूला. और ये ब्यूटानोएट जो बना है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती. इट इज जस्ट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड वाला. ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन करवाया आपने मैग्नीशियम का. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस रिएक्शन अगेन. HCl अगर मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी. हाइड्रोजन गैस बना ली प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होएगा? MgCl2. Why you have mentioned 2 here? ये मैग्नीशियम और ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और सॉल्ट बन गया MgCl. लेकिन मैग्नीशियम बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 2, तो दैट्स व्हाई वी आर सपोज टू राइट डाउन 2 हियर एट द राइट बॉटम साइड ऑफ chlorine. So similarly we did the same thing ब्यूटानोइक एसिड में. यहां पे इसके बाद हमें 2 लगाना होगा when we are going to form the salt of butanoic acid. ठीक है जी. So this is the complete explanation. अब हम questions में देखते हैं कि what they are actually asking here. They are asking the names of the compounds A, B, C and D. A क्या था आपके पास? गैस थी, गैस A थी. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे in your answer. हाइड्रोजन गैस. बी क्या मेंशन किया हुआ? सॉल्ट है बी. बी सॉल्ट के 2 नेम्स हो सकते हैं. मैग्नीशियम का सॉल्ट है तो वी कैन मेंशन मैग्नीशियम ब्यूटानोएट. मैग्नीशियम ब्यूटानोइक एसिड से ब्यूटानोएट. जितने भी सॉल्ट्स होते हैं एल्कानोइक एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनके लास्ट में एल्कानोएट आ जाता है. ब्यूटानोएट ब्यूटानोइक एसिड से. एथानोइक एसिड होता तो एथानोएट बन जाता. प्रोपानोइक एसिड होता तो प्रोपानोएट बन जाता. मैग्नीशियम ब्यूटानोएट और यू कैन से मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड. ठीक है, ये भी लिख सकते थे. C कंपाउंड क्या है? यहाँ पे गैस है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबव कार्बन डाइऑक्साइड बट वी हैव टू फिल दिस. कार्बन डाइऑक्साइड इज द कंपाउंड C. और D कंपाउंड था वाटर. एंड E कंपाउंड यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है बट दे आर आस्किंग कि उसका स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ करें. नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ E. तो बेटा E कंपाउंड है आपके पास इथाइल ब्यूटानोएट. ethyl butanoate. So ethyl name is coming from the alcohol and butanoate is coming from the carboxylic acid. यहाँ पे हमने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बट मैं इस स्ट्रक्चर की बजाय आपको कंप्लीट इसका केमिकल रिएक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिर लास्ट में ड्रॉ कर दूंगा स्ट्रक्चर भी so that you can understand the chemical reaction behind this. तो सबसे पहले तो है ब्यूटानोइक एसिड. Butanoic acid is CH3, CH2, CH2, COOH. This is butanoic acid plus ethanol. Ethanol का फॉर्मूला होता है जी C2H5OH. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं OH, CH2 and CH3. This is ethanol. ठीक है, याद रखें बेटा अल्कोहल्स में से हाइड्रोजन रिमूव होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH रिमूव होगा और इन दिस वे वाटर विल एलिमिनेट, कंडेंस हो जाएगा. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन. और बाकी तमाम कंपाउंड को कंबाइन करके लिख दें CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O. अब आगे ये किससे मिलेगा? इस ऑक्सीजन से मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एज एस्टर ग्रुप. एस्टर लिंकेज इसको कहा जाता है. CH2 बन गया, आगे वैसे ही लिख दिया और CH3 वैसे का वैसा ही लिख दिया. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एस्टर ग्रुप. एस्टर लिंकेज इज क्रिएटेड हियर. When alcohol and carboxylic acid combines together, it form ester and water molecule. So इस कंपाउंड का नेम है ethyl butanoate. कैसे मुझे पता चल रहा है? अल्कोहल का ये मेंबर है 2 कार्बन्स वाला इथाइल. कार्बोक्सिलिक एसिड के ये 4 कार्बन्स हैं
4 कार्बन्स के लिए ब्यूटानोएट यूज हुआ। सो इथाइल ब्यूटानोएट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर और इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल में मेंशन कर दिया है। सो आपने तो एग्जाम में जस्ट यही ड्रॉ करना है, बट मैंने ये रिएक्शन इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑल्सो। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन और एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, एंड वी हैव टू हीट दिस रिएक्शन एज वेल। ये ट्रायंगल जो बनाई है, दिस इज द साइन ऑफ द हीट, ठीक है। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द ब्यूटानोइक एसिड रिएक्शन विद द एथेनॉल कंडेंसेशन रिएक्शन एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सी पार्ट, ब्यूटानोइक एसिड इज अ वीक एसिड। वीक का मतलब क्या है बेटा? वीक मींस पार्शियल डिसोसिएशन, the substance which partially dissociate, partial dissociation यानी कि which cannot completely ionize, ठीक है, cannot completely ionize, उसको हम कह सकते हैं वीक। और जब एसिड की बात की जाए, एसिड बिलोंग्स फ्रॉम द हाइड्रोजन आयोन, ठीक है। वीक एसिड्स which cannot completely ionize and produces less hydrogen ions in the water, so उसको हम कहते हैं weak acid। और weak का मतलब है partial dissociate जो हो जाए, which cannot completely ionize, which cannot completely dissociate। Now moving towards the question number 4, apparently this question seems from the atomic structure। तो ब्रोमीन है, ब्रोमाइड आयोन है, कैल्शियम है और कैल्शियम आयोन है। So A part में they are asking state the nucleon number for Br79 and 35। तो बेटा जो बड़ी वैल्यू यहाँ पे आपको मेंशन है 79, this bigger numerical value is actually your nucleon number 79। So nucleon number होता क्या है? It is a sum of protons and neutrons। तो protons कितने हैं? It has 35 protons, ठीक है, and 79 nucleons। Nucleon number is 79। B part में they are only asking the number of electrons of this anion। This is actually bromide ion। बेटा ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे मेंशन है, दैट इज 35। यू कैन सी हियर 35 प्रोटॉन्स हैं, बट यू कैन सी दिस नेगेटिव चार्ज हियर, इट मींस इट हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन। सो in total now it has total 36 electrons। so this is what we are supposed to mention here, 36 electrons हैं इसके पास। calcium 2040 is the full symbol of one isotope of calcium, one isotope of calcium, right? Full symbol for one other isotope of calcium। beta isotopes are the atoms of the same element which has same atomic number। atomic number should be 20 but different mass number। mass number 40 है तो यहाँ पे मैं 41 लिख देता हूँ, तो this must be the another isotope। so this is for the 1 mark। describe how the calcium ion is formed from the calcium atom। calcium atom से calcium ion कैसे बनता है? when calcium donates 2 electrons, calcium donates 2 electrons, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। व्हेन कैल्शियम डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, calcium ion is formed। okay, simple answer here for the 1 mark। now this is very important question, calcium bromide is an ionic compound। very interesting question and very important question, calcium bromide is an ionic compound। calcium bromide conduct electricity when molten but not when solid। कई मर्तबा ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने डिफरेंट पास पेपर्स में दिया है एंड यू कैन सी इन योर टॉपिकल्स एज वेल। डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ यू विल ऑब्जर्व द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, कंडक्टिविटी से रेलेवेंट। याद रखिए इन द सॉलिड स्टेट, इन द सॉलिड स्टेट
कैल्शियम ब्रोमाइड के पास there are no free ions. Actually ions are tightly packed. कौन से ions हैं? कैल्शियम ions हैं and bromide ions हैं. Calcium and bromide ions are tightly packed, so they cannot move freely. ठीक है, tightly packed है, cannot move freely. So this is the reason they cannot conduct electricity. When they are existing in the molten state, calcium ion and bromide ion are free to move. This is the reason they can conduct electricity in the molten state. So बेटा ions लिखना है, sometimes students यहाँ पे mistake कर देते हैं free electrons लिख के, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. Ionic compounds के लिए you have to mention free ions. Metals के लिए आप लिखेंगे free electrons या graphite के लिए लिखेंगे free electron. ठीक है. Predict two other physical properties of calcium bromide. Two properties mention करनी है. Calcium bromide is an ionic compound. तो अगर ionic compound है तो we can mention कि it has very high melting and boiling point. On the other hand, we can mention कि it is soluble in water. ठीक है, because all bromides are soluble except silver bromide and lead bromide. इन दो ब्रोमाइड्स के अलावा बाकी तमाम ब्रोमाइड सॉल्यूबल हैं. So soluble in water. So these are the two other physical characteristics. तीन फिजिकल characteristics याद रखा करें, इन्हीं से relevant questions पूछे जाते हैं. MSC, melting point, solubility and conductivity. MSC ये याद रखें. ठीक है. Now moving towards the question number 5, that is related to the fermentation process. Ethanol is manufactured by the reaction between ethene and steam. You can see the chemical reaction here. No, this is not from the fermentation. Actually, this is from the reversible reaction. Ethanol is manufactured by the reaction between ethene and steam. The conditions are 300 degrees Celsius, high pressure, and the phosphoric acid catalyst. The forward reaction is exothermic in nature. At equilibrium mixture, an equilibrium mixture is formed when the reversible reaction happens in the closed system. Obviously, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वी नीड अ क्लोज सिस्टम, तभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है व्हेन वी आर हैविंग रिवर्सिबल रिएक्शंस. ठीक है. प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट ऑफ एथेनॉल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर साल के पेपर में क्वेश्चन असेस किया जाता है. इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट ऑफ एथेनॉल when the temperature is decreased. बेटा याद रखें, when the temperature is decreased, the exothermic reactions are favorable. ठीक है. कौन से reactions favorable होते हैं? Exothermic. When the temperature increases, endothermic reactions are favorable. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होता है. ठीक है. फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. सो व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस, रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवरेबल. सो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रहा है, इट मींस मोर एथेनॉल विल फॉर्म. अमाउंट ऑफ एथेनॉल विल इंक्रीज. अमाउंट ऑफ एथेनॉल C2H5OH increases. और अब इसकी रीजन अगर एक्सप्लेन करनी होगी, so we'll explain the same thing. When the temperature decreases, so exothermic reactions are favorable. Exothermic reaction is favorable. It means in the above reaction will move in the forward direction. In this equation, ठीक है, reaction will move in the forward direction, और equilibrium shifts to the right hand side. Equilibrium shifts to the
राइट साइड। जिस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, रिएक्शन जिस तरफ मूव कर रहा है इक्विलिब्रियम ने वहां पे शिफ्ट होना है। इक्विलिब्रियम जहां पे शिफ्ट हो रहा है वो सब्सटेंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, सो एथेनॉल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज फॉर द 2 मार्क्स, ठीक है। सो इन द सेकंड पार्ट ऑफ the same question, now they are asking कि what happens to the amount of ethanol in the equilibrium mixture if the pressure is decreased. तो remember this point, when the pressure decreases, ये लिख लें प्लीज, की पॉइंट्स लिख लें। when the pressure decreases, reaction will move from less moles to the greater moles. So in the above equation, now let's try to extract this thing now. यहां पे देखो कितने moles हैं, there is only 1 mole of ethanol, and on the reactant side 1 mole of water and 1 mole of ethene is present, so in total there are 2 moles. तो बेटा reaction will move from less number of moles to the greater number of moles when the pressure decreases, so it means reaction will move in the backward direction. अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो अमाउंट ऑफ एथेनॉल विल डिक्रीज, अमाउंट ऑफ एथेनॉल डिक्रीजेस, ऑलराइट। जब अमाउंट ऑफ एथेनॉल डिक्रीज हो रही है और इसकी एक्सप्लेनेशन आपने मेंशन करनी है, सो यू हैव टू यूज द सेम पॉइंट्स in your answer. When the pressure decreases, reaction will move from less number of moles to greater number of moles. It means reaction will move greater number of moles. It means in the above reaction, reaction will move in the backward direction, and equilibrium shifts to the left hand side. Equilibrium shift लाजमी मेंशन करना होता है, equilibrium shifts to the left hand side, hence amount of ethanol decreases. So this is for the 2 marks. Now in the B part, this question is related to fermentation. Describe the manufacture of glucose of ethanol by the fermentation of glucose. Include the equation लिखनी है, essential conditions mention करनी है needed for this fermentation process. Okay जी, let's write down the equation first. Equation क्या होगी, ग्लूकोज C6H12O6 है बेटा जी। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि वाटर बहुत ज्यादा ऐड करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम ग्लूकोज फर्मेंटेड इनटू द एथेनॉल C2H5OH बन जाएगा along with the carbon dioxide, which is a byproduct here in this equation. So this is your required chemical equation. अगर डिफाइन करने पे आए तो वी कैन मेंशन फर्मेंटेशन इज अ स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। बेटा ये क्या होता है, फर्मेंटेशन स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। व्हाई इट इज मेंशन बायोकेमिकल प्रोसेस, बिकॉज इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी यूज हो रहे होते हैं और केमिकल्स भी यूज हो रहे होते हैं, सच एज यीस्ट या एंजाइम्स हम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो आप यही मेंशन कर देंगे कि प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इज कंपल्सरी फॉर फर्मेंटेशन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। दिस इज एन ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये बॉडी टेम्परेचर होता है, वहां से आप इजीली इसको याद रख सकते हो। ऑल्दो एट योर लेवल दे हैव मेंशन कि फर्मेंटेशन के लिए आप कोई रेंज लिख सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक, बट आई हैव मेंशन 37 डिग्री सेल्सियस हियर। तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो, बॉडी टेम्परेचर से इसको याद भी रख सकते हो आसानी से। एंड नो ऑक्सीजन शुड बी देयर, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। और डाइल्यूशन के लिए वी नीड वाटर, वाटर is required, water is the condition for dilution,
डाइल्यूट करने के लिए. So these are the essential conditions required for the fermentation process, and I have also mentioned the required equation here for the 3 marks. Now moving towards the question number 6. Here we have an alloy containing aluminium and copper that is added to the hot dilute sulfuric acid, and we know that only aluminium is going to react with the sulfuric acid because aluminium is more reactive than the hydrogen ion, and copper is less reactive than the hydrogen, so it cannot displace the hydrogen from the acid. इसलिए copper का metals के साथ reaction नहीं होता. ठीक है, aluminium metal का acid के साथ reaction हो सकता है. So इक्वेशन अगर बनाए तो क्या बनेगी? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद द सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 के साथ रिएक्शन हुए, so it form aluminium sulfate. Aluminium sulfate's formula is Al2SO4 thrice, and the hydrogen gas will form here. Now we have to balance this equation. Here you can see there are 3 sulfates, so it means 3 sulfuric acids use होंगे. 2 aluminium के atom हैं, so यहाँ पे भी 2 लगाना होएगा. Now we have 6 hydrogen atoms in 3 molecules of sulfuric acid, तो यहाँ पे भी 6 atoms करने के लिए 3 लगाना होएगा. For making more precise, यहाँ पे हम इनके state symbols भी mention कर देते हैं. ये equation आपकी complete होगी. This is your simple equation. Now let's understand कि equation से ionic equation को कैसे draw किया जाता है. बेटा जितने भी सॉलिड सब्सटेंस हो, लिक्विड सब्सटेंस हो और गैसियस सब्सटेंस हो, उनको वैसे का वैसा ही लिख दिया करो. ठीक है, एल्यूमिनियम इज सॉलिड तो उसको वैसे ही मैं लिख दूंगा. ओके, जितने भी एक्वियस सॉल्यूशंस होते हैं, यू आर सपोज टू राइट डाउन देयर आयंस. तो देयर आर 6 हाइड्रोजन आयंस एंड 3 सल्फेट आयंस जो कि सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद है. ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट में देयर आर 2 एल्यूमिनियम आयंस एंड देयर आर 3 सल्फेट आयंस प्लस 3H2. H2 को वैसे ही लिखोगे बिकॉज इट इज अ गैस. यहां पे एक्वियस लिख देंगे, आयंस के साथ हर जगह पे एक्वियस मेंशन कर दें. These are the state symbols. All those ions, only the ions बेटा. ठीक है, all those ions which are present on both sides, उनको cancel out कर दो. So sulfates are present on both sides. These are spectator ions, तो हम इनको cancel कर देंगे. ठीक है, now this is your required equation. Aluminium, 2 aluminium atoms with the solid state symbol plus 6 hydrogen ions with aqueous state symbol, arrow 2 aluminium ions with aqueous state symbol plus 3H2 molecules with the gaseous state symbol. So this is your required equation for the 2 marks. अगर आप state symbols नहीं लिखते तो 1 mark मिलेगा. अगर आप state symbols लिखते हैं साथ तो 2 marks मिल जाएंगे. ठीक है, so it is important to remember. Now moving towards the next question. Describe a chemical test for the aluminium ion. बेटा जितने भी cations के टेस्ट होते हैं for assessing the test for the cations, we have to use sodium hydroxide test and aqueous ammonia test. Sodium hydroxide and aqueous ammonia test. यहां पे हम इस तरह से लिख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट और एक्वियस अमोनिया टेस्ट. बेटा जी याद रखें, इसके लिए मैं एक आपको हिंट देता हूं. जैक, जिंक, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम, they will form white precipitates when they are added into the sodium hydroxide solution. क्या बना देंगे? white PPT बना देंगे. ठीक है, this is important to remember. white precipitates, जिंक और एल्यूमिनियम, इन तीनों के लिए इस तरह याद रख लो. जिंक डिसॉल्व हो जाता है, एल्यूमिनियम भी डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन रिलेटिवली कम, और कैल्शियम डिसॉल्व नहीं होता इन द केस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट. ठीक है, सो इसी चीज़ को आपने अपने वर्ड्स में अब यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है. सोडियम हाइड्रोक्साइड
को ऐड करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं जो कि डिसॉल्व हो जाएंगे इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए, एल्यूमिनियम विल फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट, फिर आपने यूज करना होता है एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के केस में एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो जाता है तो वाइट प्रेसिपिटेट्स विल डिसॉल्व, ये लिख देंगे आप, वाइट प्रेसिपिटेट विल डिसॉल्व। इन द केस ऑफ अमोनिया आप मेंशन करेंगे जैसे ही आपने एक्वियस अमोनिया को ऐड किया वो वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं जो कि इनसॉल्यूबल रहेंगे। ठीक है जी, वाइट प्रेसिपिटेट्स। दिस इज फॉर द 2 marks. Now moving towards the C part, aqueous aluminium sulfate formed in the crystallized to make hydrated aluminium sulfate. The relative formula of hydrated aluminium sulfate is 666. X को find करना है from this. This is the formula of the hydrated salt given to you. There are 2 aluminium atoms. There are 3 sulfur atoms. There are 12 oxygen atoms. Plus this is X. Water के लिए आप लिख सकते हो 18, ठीक है, और you can mention पहले आप लिख लो H2O। बेटा इन तमाम को सम करके you are getting this result 666। ठीक है, now we'll put the atomic numbers, the mass numbers of each atom here. Aluminium के लिए 27, sulfur के लिए 32, oxygen के लिए 16 plus X multiplied by 18 equals to 666। जब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, MR of aluminium sulfate, दिस इज एक्चुअली सम कर रहा हूं तो 342 आ गया प्लस 18x आ गया इक्वल्स टू 666 आ गया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, 18x इक्वल्स टू 666 माइनस 342, दैट इज इक्वलेंट टू 4, 2 and 3। अब इसको 18 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट x। x कितना आ रहा है आपके पास, 324 डिवाइडेड बाय 18, तो दैट इज अगेन x इक्वल्स टू 18 ही आ जाता है जी। So 18 is your answer. This is for the 2 mark question. State what is meant by an alloy. बेटा alloy के लिए important point याद रखना है, it is a mixture। ठीक है, alloy is a mixture of a metal with other metals or non-metals। ठीक है जी, दिस इज फॉर द 2 marks और नॉन मेटल्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर pollutants formed at power station that burn fossil fuels such as coal. So this question is taken from the non-metals. So beta, state one environmental problem caused by producing carbon dioxide as an atmospheric pollutant. कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो वी कैन मेंशन दिस पॉइंट। स्टेट वन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्रोड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से एनवायरमेंटल पोल्यूशन कौन सी कॉज हो सकती है, यू कैन मेंशन एसिड रेन। ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, so this is acid rain। सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के लिए यू कैन मेंशन एसिड रेन। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी आप मेंशन कर सकते हो एसिड रेन,
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड when reacts with the water it form carbonic acid H2CO3 that can also cause acid rain. ठीक है. Sulfur dioxide when interact with the water it forms H2SO3. Sulfur trioxide when interact with the water it form H2SO4. तो एसिड्स बन रहे हैं. नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं it form nitric acid और nitrous acid. So you can remember acid rain is caused by the oxides of COX, NOx and SOx. कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स. ठीक है. Now moving towards the C part, sulfur dioxide produced at the power station can be removed by a process called flue gas desulfurization process. In flue gas desulfurization process, sulfur dioxide reacts with the calcium carbonate. It produces calcium sulfide and carbon dioxide. The reaction needs to be fast to remove as much sulfur dioxide as possible. Explain using ideas about particles why calcium carbonate needs to be a powder instead of single solid lump. बेटा जितने small particles होते हैं they will cover more surface area. Now this is the question related to rate of reaction topic. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन में से ये क्वेश्चन असेस किया जा रहा है. साइज ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट याद रखूं, दैट इज inversely proportional. Size of particles, it is inversely proportional to the rate of reaction. ठीक है. Although ये चीज यहाँ पे लिखनी नहीं है लेकिन मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट. So what we have to mention here, when we are using powdered calcium carbonate, powdered calcium carbonate will cover more surface area. Surface area जब will cover more surface area, तो बेटा जब surface area ये ज्यादा कवर कर रहा है तो particles are more exposed. Second mark इसका मिलेगा. Particles are more exposed. When they are more exposed, it means they will collide more. Hence, frequency of effective collision increases. Frequency of effective collision increases. तो बेटा जब भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना हो तो इसके लिए मैं आपको एक की कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. दिस इज व्हाट यू मस्ट हैव टू राइट डाउन इन योर आंसर. फ्रीक्वेंसी ऑफ effective collision increases. ये लाजमी लिख दिया करो. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही तब है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़े. फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन लिख लें और यू कैन से इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस. ठीक है. अब उसके लिए बाकी फॉर एग्जांपल व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन. When the temperature increases, particles will collide more, their kinetic energy increases, hence frequency of effective collision increases. That's why the rate of reaction increases. Okay? अगर आपको पूछा जा रहा है size of particles का तो in similar way you can explain your answer. और अगर कोई और फैक्टर पूछा जाता है तो must use the concept of frequency of effective collision in your answer. All right? Now explain using the ideas about particles why decreasing the temperature decreases the rate of reaction between calcium carbonate and sulfur dioxide. So I was just explaining you this thing. When the temperature increases, kinetic energy of the particles decreases. It means particles will move slowly and the collision decreases. Particles will collide less. When the collision decreases, it means there are less chances of the effective collision. So effective collision की frequency भी decrease कर जाएगी. Frequency of effective collision decreases. That is the reason कि rate of reaction decrease कर जाता है. All right. These are the points which you have to mention for getting 2 marks.
Now moving towards the D part of this question, sulfur dioxide reacts with the oxygen. As shown, sulfur dioxide reacts with the oxygen and forms sulfur trioxide here. Explain why sulfur dioxide is oxidized in this reaction. Because it is gaining oxygen. Simple, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे oxygen add हो रहा है, ठीक है. और you can mention कि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. So you can mention both points or any point, that is totally your choice. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीजन is added here, that's why it is oxidation. और यहाँ तो मेंशन कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर increases from +4 to +6. This is more precise. ठीक है जी. Explain using ideas about bond breaking and bond forming why the reaction is exothermic. बेटा why the reaction is exothermic. याद रखें exothermic reactions के लिए it means energy रिलीज हुई है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, ये याद रखना है. मोर हीट इज रिलीज्ड, मोर हीट इज रिलीज्ड. और रिलीज कब होती है? जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. मोर हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन. बेटा जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होता है ना, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही होती है और बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही होती है. अगर ज्यादा हीट रिलीज हो रही है और कम हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो दैट इज एक्सोथर्मिक. इफ मोर हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड लेस हीट इज रिलीज्ड तो दैट इज endothermic process. So here we have exothermic process, so more heat is released during the bond formation, then energy absorbed, heat energy absorbed during the bond breakage, during bond breakage. That's why the overall delta H is positive. That's why the overall enthalpy change is positive. Enthalpy change positive अगर होगी तो that is endothermic. So in the case of exothermic we are supposed to write down the overall delta H is negative. So that's why it is exothermic process. यहाँ पे पहले मैंने गलती से पॉजिटिव बोल दिया, वो कट करना है, नेगेटिव करना है. कितने मिनट पे है? अप्रॉक्सीमेटली 46 मिनट 25 सेकंड के आसपास, वो देख लेना. Now moving towards the third part, explain why the addition of catalyst increases the rate of reaction. बेटा catalyst increases the rate of reaction by decreases the activation energy. 1 मार्क के लिए आप जस्ट ये पॉइंट लिख सकते हो, कैटलिस्ट decreases the activation energy. Catalyst decreases the activation energy, EA, that is activation energy, energy of activation. ठीक है. कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है. अगर 2 मार्क का ये क्वेश्चन होगा तो आपने यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना है, बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ. होता क्या है ये अंडरस्टैंड करो. अगर ये ग्राफ है आपके पास एंड देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, ये मैंने एक एंडोथर्मिक का यहाँ पे एनर्जी डायग्राम बनाई है. व्हेन वी विल यूज अ कैटलिस्ट तो बेटा जी एक्टिवेशन एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाती है, लाइक दिस. ये थी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट. दिस वन इज एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट. एक्टिवेशन एनर्जी with catalyst. So 1 mark इसका मिल गया. This is activation energy without catalyst. On this side we have energy and on this side we have reaction progress. Reaction progress. From product
रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यहाँ पे इसको हम कहते हैं डेल्टा एच, दैट इज पॉजिटिव हियर, समथिंग इज पॉजिटिव तो इट मीन्स दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और फ्रॉम रिएक्टेंट टू द मैक्सिमम पॉइंट दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे दो एक्टिवेशन एनर्जीज लिखी हुई हैं, वन विद द कैटलिस्ट, वन विद विदाउट कैटलिस्ट। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो पाथ भी चेंज हो गया है। बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई है जब कैटलिस्ट यूज किया है और ऑल्टरनेट पाथ मिल गया है। बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ, सो ये हो जाएगा सेकंड मार्क के लिए। 2 मार्क क्वेश्चन इस तरह से आपका आंसर होएगा। Now this is a question related to metal. Zinc is a metal. Coating iron with zinc prevents iron from rusting. तो यहाँ पे explain how a coating of zinc prevent iron from rusting when the coating is scratched. बेटा we know that zinc जो है ज़्यादा reactive है than iron. रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो, PSC माजिल, then we have hydrogen, then copper, mercury, silver, gold and platinum. So you can observe that zinc is more reactive than iron, so that is the reason that it is used to protect iron from rusting, क्योंकि ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगी rather than iron. Zinc will oxidize. Zinc is more reactive metal, so it will oxidize instead of आयरन, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस मस्ट बी द इक्वेशन हियर। ठीक है, जिंक हैज मेटालिक बॉन्डिंग, describe with the aid of label diagram the metallic bonding in the solid zinc. तो बेटा जी यहाँ पे हम केटाइंस और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन कर देंगे। So these are the metal cations जो साथ कंबाइन हैं, ठीक है, और in between these cations हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। This is electron, 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 electron. So these are the electrons. Now we have to label this diagram. This is a delocalized electron and this is a zinc cation. So there is a strong electrostatic force. Now we have to describe this. We are observing a tightly packed structure here. Tightly packed structure of zinc cations with the delocalized electrons, तो this is its explanation, और इन्हीं दोनों में strong electrostatic force of attraction है, and the strong electrostatic force of attraction is present in between the delocalized electrons and zinc cations, so which is known as a bond. chemical force, chemical attraction है metal cations और delocalized electrons के दरमियान में. So in the part 2 explain why zinc is a good conductor of electricity, beta, because it has free moving electrons.
which can conduct electricity. These are the delocalized electrons. Simple for the 1 mark. C part है, one of the stages in the extraction of zinc involved electrolysis. At the cathode, zinc ions are changed into zinc atom. Zinc ions are changed into the zinc atom. At cathode, hydroxide ions are changed into the oxygen molecule and water molecule. Write the ionic equation for the reaction at cathode and anode. तो बेटा जी कैथोड पे वर्ड्स में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, यू आर सपोज टू राइट डाउन इट्स आयोनिक इक्वेशन. जिंक आयन will move towards cathode where they wants to gain 2 electrons और atom में convert होना चाहते हैं. So ये atoms में convert हो गए. And 4 hydroxide ions हम use करते हैं for balancing this equation, जो कि 4 electrons release करते हैं. एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. सो दीज आर द 2 इक्वेशंस, 2 हाफ इक्वेशंस यू कैन से, जो यहाँ पे मैंने मेंशन करती हैं. ऑलराइट. डी पार्ट है, अ सैंपल ऑफ 2.34 grams ऑफ जिंक इज रिएक्टेड विथ 50 centimeter cube of 2 moles per decimeter cube hydrochloric acid. Zinc plus H2SO4 reacted with zinc and HCl are reacting together and zinc chloride and what hydrogen gas is formed. Show by calculation कि hydrochloric acid is in excess. तो बेटा excess reactant और limiting reactant का concept है यहाँ पे. For this what we have to do, दोनों के moles पहले निकाल लें. दोनों reactants के moles को calculate कर लीजिए. zinc के कितने moles आ गए? The first thing, on this side we have zinc, on this side we have HCl. 2.34 grams, यहाँ पे कितने मोल्स आ जाएंगे? We are supposed to divide this value with 65 से divide करेंगे. So we are getting result 0.036. HCl के लिए we have this volume, we have this concentration. So we can use the formula mole is equals to concentration into volume. Concentration is 2, volume is 0.05 decimeter cube. ठीक है जी, क्योंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब नहीं लेना, डेसीमीटर क्यूब लेना है. So in this way we will get 0.1 mole. These are the moles of the HCl and these are the moles of zinc. बेटा दोनों को इक्वली हमने बैलेंस करना होता है. सो 0.1 मोल अगर ये हो HCl, सो देयर मस्ट बी, अगर इसके 2 मोल्स हैं बैलेंस इक्वेशन में, वी हैव टू यूज द 1 मोल ऑफ HCl. 1 मोल के लिए विल यूज 0.05 मोल, जो कि बड़ा है 0.036 से. सो इट मीन्स this amount is in excess, so that's why it is an excess reactant for the 3 mark question. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपने सबसे पहले दोनों के मोल्स निकाल लेने और फिर किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप. ठीक है. जिंक है, so you can relate this thing with the you can say with zinc chloride and HCl को कंपेयर कर दो zinc chloride के साथ. ठीक है. In the balanced equation ratio method को यूज करें. We have 1 mole of zinc, 1 mole of zinc chloride. अगर इसके 0.036 moles हैं तो obviously यहाँ पे भी आपके पास X वही आ जाएगा. So the substance that produces less number of moles of the product, that is limiting reactant, and the substance which produces more number of moles of the product, that is excess reactant. तो HCl के यहाँ पे हैं 2 moles in the balanced equation, zinc chloride का है 1 mole. तो here we have 0.1 mole, so it must be half of that. So X आ जाएगा 0.05. So these are the moles of zinc chloride produced from the HCl, and these are the number of moles of zinc chloride produced by using zinc. So these are the less moles, so this one is limiting reactant, and these are the more moles produced by the HCl. So this
substance is excess. ठीक है, HCl is an excess reactant. So this is another way to explain the reasoning. All right, so here we have a last question. Alkanes are homologous series of saturated hydrocarbon. Draw the structure of two different alkanes with the molecular formula C4H10. All the atoms and all the bonds in each structure. This is what we have to draw here. So beta ji, this is actually butane. तो 4 कार्बन्स को हम ड्रॉ करेंगे with hydrogens CH3, CH2, CH2 and CH3. This is butane. बेटा ब्यूटेन का एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. अब हम 3 कार्बन्स को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं and we'll draw 1 carbon with the central carbon. ठीक है, तो this becomes an isomer of, on this side the carbon is having only 1 bond, so 3 bonds हम खुद ड्रॉ कर देंगे, CH3 बन जाएगा. This carbon has only 1 bond, तो 3 हाइड्रोजन्स हम इसके साथ ड्रॉ कर देंगे. This carbon is having 3 bonds right now, so we'll attach 1 hydrogen with this and 3 hydrogens with this carbon. So this is an isomer of a butane molecule. So for 2 marks we have mentioned these two structures, जिन दोनों का molecular formula C4H10 था. ठीक है, state using the general formula of alkanes the molecular formula of the alkane which has only 12 carbon atoms in its molecule. 12 carbons होंगे, तो बेटा hydrogen should be 2 multiplied by 12 plus 2, तो it must be 2 more than double इसका 24 हो जाएगा और here we have 26. This must be the molecular formula. ठीक है, many alkanes are separated from petroleum by fractional distillation. Describe the fractional distillation of petroleum crude oil. तो बेटा first of all you have to explain कि fractional distillation होती किस तरह है. Fractional distillation is carried out on the basis of it is used to separate the miscible solution. किस लिए यूज होती है? Separation of miscible liquids के लिए. First point. अब किस तरह से सेपरेट किया जाता है? On the basis of their different boiling points. ठीक है, on the basis of boiling points we can do separation of the miscible liquids. अब fractional distillation होती क्या है? सबसे पहले हम obviously पेट्रोलियम लेंगे, पेट्रोलियम को हम हीट करेंगे. हीट करने पे all those mixtures which have low boiling point they will evaporate first and they will collect it from the top side of the fractionating column. ठीक है, और जिनका boiling point ज्यादा होगा they will evaporate later and they will collect it from the bottom side of the fractionating column. So in this way, on the basis of their different boiling point we can do separation. So this is what you have to explain here in words. Description आपने यहाँ पे mention करनी है. ठीक है जी. So let's move to the D part. Butane reacts with the chlorine to give several products. State the condition needed for this substitution reaction. Substitution reaction alkanes का जब करना होता है, so we have to use a sunlight या UV light आपको use करनी होती है. सनलाइट से भी यूवी रेडिएशंस आ रही होती हैं, सो इसलिए सनलाइट लिख लें या यूवी लाइट लिख लें. नाउ वन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कंटेन 37.8 grams carbon by mass, 6.30 hydrogen, 55.9% of chlorine by mass. Calculate the empirical formula of the product. Deduce the molecular formula of the product. So बेटा जी किस तरह से हमने empirical formula calculate करना होता है? We have carbon, hydrogen and oxygen. These are the 3 atoms here. So in the step number 1 we are supposed to write down the masses. Second step में masses से moles निकाल लेने होते हैं, so मैं directly यहाँ पे moles निकाल लेता हूँ. 6.30 को divide करेंगे with 1
ऑक्सीजन के लिए 55.9 डिवाइडेड बाय 16 कर दें, सो you'll get the moles 3.15. Here we got 6.30, and on this side again 55.9 divided by sorry, that is not oxygen, that is actually chlorine. So chlorine के लिए we have to divide this value with 35.5. So 35.5 से divide किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.57. These are the moles. Then we have to divide all these moles with the smallest number of mole. ये smallest mole है. So 3.15 divided by 1.57, 6.30 divided by 1.57, 1.57 divided by 1.57. Here we got 1. On this side we are getting 4 और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2. So in this way we calculated the empirical formula. कार्बन आ गए 2, हाइड्रोजन हैं आपके पास 4 और क्लोरीन है आपके पास 1. So this is your empirical formula. Now we have to calculate the molecular formula. Molecular formula अब किस तरह से निकाला जा सकता है? C4H10 है, that is reacting with chlorine. So उससे obviously you can get only this thing जो कि molecular formula भी बन सकता है. So now we have to find out the molecular formula. Molecular formula किस तरह से निकाल सकते हैं बेटा? C4H10 है आपके पास compound. So when it reacts with the chlorine, it can give you the product C4H9Cl plus HCl. This is one possible equation. Second possible equation आपके पास बन सकती है C4H8Cl2 बन जाए और another HCl will remove from here. तो बेटा इस product से you can get this empirical formula. Are you getting this? C4H8 और Cl2 को अगर 2 से डिवाइड करो तो you will get the same empirical formula. So this must be the molecular formula. यहाँ पे molecular formula आपने इस equation से खुद निकालना होगा. So this is not the same type of question जो mostly होता है कि आपको relative molecular mass दे दिया होता है और आप n निकाल लेते हो और empirical formula को n से multiply कर देते हो. So this is bit different. तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ रहा है C4H8Cl2. This must be the answer. All right. So here we have question number 10. Now they are asking to balance this equation. Ammonia is reacting with the oxygen and produces nitrogen monoxide and H2O. So in the first step, ammonia reacts with the oxygen. Nitric acid is used to make fertilizer. So equation अब हम यहाँ पे balance करते हैं जी. Here we have three hydrogens. So अगर 3 hydrogens हो यहाँ पे there must be 2 ammonia और यहाँ पे 3 कर दें तो hydrogen atom 6 हो जाएंगे दोनों sides पे. Nitrogen के atoms को balance करने के लिए we have to put 2 here. Now how many oxygen atoms are here on this side? 3 oxygen atoms plus 2 oxygen atom, total 5 oxygen के atoms हो गए. So 5 oxygen atoms को यहाँ पे करने के लिए we are supposed to write down 5 1/2 यानी कि 2.5. So in this way you can balance this equation. In the B part, nitric acid is used to make the soluble salt potassium nitrate. Name the alkali that reacts with dilute nitric acid. बेटा ये जो salt है KNO3, ये नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से आ रहा है HNO3 से. ऑब्वियसली जो बेस होगी उसमें पोटेशियम होना ज़रूरी है. सो वी कैन यूज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो वी आर सपोज टू राइट डाउन द नेम. सो नेम है इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज गोइंग टू यूज with HNO3 to make potassium nitrate. Describe the experimental procedure used to make
colorless aqueous potassium nitrate from alkali and dilute nitric acid. बेटा सबसे पहले तो ये देखो, this compound belongs, this salt it is a group 1 salt, ठीक है, potassium salt है, and potassium salts can be prepared through titration method because it is soluble. और जितने भी ग्रुप 1 और अमोनियम के सॉल्ट होते हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड, जो एक्वियस सॉल्ट और एक्वियस बेस से बनते हैं दे कैन बी prepared through titration process. So this is what we have to explain here. उसका experimental procedure हमने mention करना है. The first thing I have explained you कि we'll use the titration method. Titration method में हम क्या use करते हैं, aqueous acid और aqueous base को use किया जाता है. Aqueous acid जो कि है HNO3 and we'll use aqueous base which is potassium hydroxide in this case. हम acid को लेते हैं in the burette and we'll take potassium hydroxide in the conical flask. पहले तो हम ये solution बनाते हैं in the beaker, then we'll transfer by using the pipette into the conical flask. Conical flask में then we'll add few drops of indicator मिथाइल ऑरेंज आप यूज कर सकते हैं. इंडिकेटर यूज करेंगे मिथाइल ऑरेंज and by using the indicator to find out the end point we'll repeat this procedure और same volumes use करेंगे but this time use same method same procedure without indicator. ठीक है, without indicator और same volumes use करेंगे by using same volume of acid and base. In the part 3 calculate the percentage by mass of nitrogen in the potassium nitrate. बेटा percentage of nitrogen find out करना है. potassium nitrate KNO3 होता है, it has only one nitrogen, so one nitrogen है and we have potassium nitrate Kn and 3 oxygen atoms multiply by 100 कर दो. Now just put the masses. 14 divided by KNO3 का mass कितना बनेगा, K is 39 plus 14 plus 48 multiply by 100. Let's calculate this thing और आपके पास ये आ गया 14 over 101 multiply by 100, so it is approximately 13.86%. This is your required result. C part fertilizer leach into the river and cause water pollution. Name one other pollutant found in the river water. तो बेटा वो क्या हो सकता है, वाटर के अंदर बहुत सारी हैवी मेटल्स ऐड हो सकती हैं जो कि पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करती हैं. हैवी मेटल्स होती हैं जो पॉइजनस भी होती हैं. डिफरेंट केमिकल्स ऐड हो सकते हैं, डिफरेंट डिटर्जेंट्स जो हम हाउस होल्ड पर्पसेस में यूज़ करते हैं. केमिकल्स आप फसलों को लगाते हो, फर्टिलाइजर्स, दे कैन कॉज वाटर पोल्यूशन. So these could be the points you can mention here. State 3 processes used in the purification of river water to produce drinkable water. तो सबसे पहले हम पानी को फिल्टर करते हैं, filtration through gravels, and then we'll remove the odor and taste जो की जाती है by using carbon charcoal. By using carbon charcoal से remove odor, smell को remove किया जाता है. और जब पानी साफ हो गया फिल्ट्रेशन से insoluble particles को आपने remove कर दिया, smell को आपने remove कर दिया. Now we have to remove the microorganisms, bacteria जो germs उसमें मौजूद हैं. For this thing we'll use chlorination process. क्लोरीनेशन की इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन एज वेल. H2O है, वाटर है, जब उसमें क्लोरीन को ऐड किया जाता है इट फॉर्म HCl एंड HOCl
ऑब्वियसली जो एसिड्स होते हैं दे आर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ आयोन्स, एच पॉजिटिव, OCl नेगेटिव, एच पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। सो बेटा ये जो OCl नेगेटिव है दिस इज एक्चुअली जर्मीसाइड, दिस इज जर्मीसाइड। सो ये OCl negative is actually remove or kill germs. So with this we completed this paper. Hope so you understand the concepts. Further videos को देखें और अपने past papers पे grip अच्छी करें. Inshallah you can easily get A star. Thank you very much.